स्वास्थ्य एवं रोग होगा शायद, हाँ यही है। है ना? रोग उत्पन्न करने वाले तंत्र और रोग ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, आज हम शुरू करेंगे क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आ जाए, एक पेन आ जाए, शुरू करते हैं। हेल्थ। जब बच्चों हम हेल्थ की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? स्वास्थ्य से क्या अर्थ है? किसे कहेंगे कि एक ये स्वस्थ व्यक्ति है? जैसे कोई भी जिसमें प्राणी का शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसे नहीं कहेंगे जिसे कोई रोग ना हो, है ना? यही परिभाषा जो है ना, कि भाई कोई डिजीज नहीं है तो वो स्वस्थ है, परफेक्ट नहीं है, आदर्श डेफिनेशन नहीं है ना? पहले माना जाता था कि जो फिजिकल और मेंटल स्टेट जिसकी सही है, सर डस्टर नहीं है, वो है हेल्दी पर्सन, है ना? और फिजिकली, माइंड एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमर शब्द लिखा है। ह्यूमर से तात्पर्य वहां पर जो फ्लूइड होता है ना बॉडी का, उससे, है ना? ह्यूमर से तात्पर्य क्या था? बॉडी फ्लूइड। अंग्रेजी में जो ह्यूमर शब्द लिखा है वहां पर आपकी बुक में है, उसका यहाँ पर तात्पर्य किससे है? बॉडी होता है ना, बॉडी के अंदर फ्लूइड। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो उसमें भी कहा गया है कि भाई एनसीईआरटी खोल ली ना? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ा करो, इधर उधर की किताबें मत पढ़ा से ज्यादा, दिमाग खराब करती हैं। तो आयुर्वेदा में भी कॉन्सेप्ट है वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त एंड कफ। आयुर्वेद, पुरानी प्राचीन आयुर्वेद को देखें अगर हम, और ग्रीक हिपोक्रेट्स को देखें, हैं, तो वो भी कह रहे हैं जिसका पित्त ना, जब वात, पित्त एंड कफ का मतलब जानते हैं? वात कहते हैं वायु को। किसे कहते हैं? वायु को। पित्त कहते हैं एसिड को। और कफ म्यूकस से जो सिक्रीट होने वाले म्यूकस। तो यानी ये तीनों चीजें होती हैं, और अगर ये तीनों संतुलन में है तो उन्होंने कहा कि भाई वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ। तो प्राचीन पद्धतियों का ये मानना था, चाहे वो हिपोक्रेट्स की हो चाहे आयुर्वेदा की हो, कि जिसका पित्त ना ब्लैक है, ब्लैक बाइल है। क्या है? ब्लैक बाइल है। उसकी प्रवृत्ति क्या है? गर्म है। उसकी प्रवृत्ति क्या है? गर्म है। और उसे फीवर, ये माना जाए।
ठीक। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? कोई बच्चा बताएगा मुझे? हु डिस्कवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? विलियम हार्वे। अब विलियम हार्वे ने, आपको पता है, रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, इसलिए उन्हें रुधिर परिसंचरण का फादर भी कहा गया है। उन्होंने हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड की खोज की, है ना, कि भाई ब्लड बहता है, सर्कुलेट करता है। और फिर ब्लड के टेम्परेचर और फिर थर्मामीटर का भी आविष्कार हुआ। तो फिर नॉर्मल व्यक्ति का और जिनका पित्त क्या कहता है, ब्लैक बाइल है, उनके टेम्परेचर को नापा गया तो वो तो सामान्य ही था। तो यानी इस ये जो मिथ था, एक एक जो चला आ रहा था कि भाई जो ब्लैक बाइल है उनका टेम्परेचर हाई हो रहता है, तो वो धारणा क्या हो गई, एक मिथ बन गई, है ना। उस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। ठीक। नई कॉन्सेप्ट आने शुरू हो गई। फिर WHO ने, किसने, कौन है WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी भाई हेल्थ की। हेल्थ क्या है? हेल्थ में उन्होंने 3 चीजों को जोड़ा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, है ना। यानी जो फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी पर्सन है, वो ही हेल्दी पर्सन है वास्तव में, है ना, वही स्वस्थ है। आजकल तो इसमें और भी चीजें जोड़ दी गई, 2 चीजें और ऐड करती गई हैं, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को भी जोड़ दिया गया है ना। लेकिन बेसिकली फिजिकली, मेंटल एंड सोशल हेल्थी जो पर्सन है, वही क्या है, हेल्दी पर्सन है। एक व्यक्ति मान लिया शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है बिल्कुल, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो क्या वो स्वस्थ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। आ जाओ कि भाई वो स्वस्थ नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है? वो सब चीजें करता है, लेकिन मेंटली हरकत ऐसी कर देता है कि इसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। अब एक व्यक्ति फिजिकली भी स्वस्थ है, मेंटली भी स्वस्थ है ना, दोनों तरह से स्वस्थ है, लेकिन वो क्राइम करता है। क्या करता है? सोशली, सोशली हेल्दी नहीं है वो, समाज में चोरी कर लेता है, किसी को मारपीट करता है, या बैड एब्यूजिंग करता है, या एंटी सोशल काम करता है कोई भी, तो क्या वो स्वस्थ है? वो स्वस्थ नहीं है, उसे भी हम हेल्दी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो समाज, ठीक है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन समाज के लिए तो घातक हो गया वो, तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि भैया फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी होना जरूरी है। आप अपने फिजिकल के बारे में भी सोचें, मेंटल के बारे में भी सोचें, और सोशल हेल्थ के बारे में भी सोचें। ठीक। वो क्या फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ, फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ। 3 तरह के फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 1, जेनेटिक। क्या हो सकते हैं? जेनेटिक्स। क्या हो गया भाई? कोई व्यक्ति है, उसे कुछ जीन्स ऐसे मिल गए हैं जो उसे उसके माँ बाप से मिले, और वो जीन जो है बीमारी के, उसमें नाइट ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है,
कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, वो टर्नर सिंड्रोम है, मैंगोलिक सिंड्रोम है, कोई सा भी सिंड्रोम हो सकता है। अब उसमें तो उसका हाथ नहीं था। तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, क्रोमोसोमल्स होते हैं, जीन ही फैक्टर हो सकते हैं, जो जीन उसे हेरिडिटी में मिले हैं, अनुवांशिक रूप से मिले हैं। तो ये फैक्टर भी उसकी हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं भाई, करते हैं नहीं, प्रभावित करते हैं नहीं। किसी व्यक्ति के यानी माँ बाप में कोई कमी थी, अब वो कमी आगे भी आ गई, या माँ बाप में तो कमी नहीं थी लेकिन उनके जीनी पैटर्न ऐसा बना कि उस बच्चे में कमी आ गई, तो उसकी तो हेल्थ प्रभावित होगी, हुई क्या नहीं हुई। तो जेनेटिक फैक्टर। दूसरा क्या है, उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, उस व्यक्ति का लाइफ स्टाइल, खाना पीना, उठना बैठना है, ये चीजें हैं। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल पर्सनल हाइजीन क्या है भाई, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, आपका स्वस्थ रहना। जैसे पर्सनल हाइजीन में आप अपना कितना स्वस्थ रखते हैं अपने आप को, नहाते हैं, नहाते हो, क्यों, क्योंकि भाई देखो, इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, काफी माहौल जो है धूल भरा रहता है, काफी डस्टिंग है, उड़ते रहती है धूल, तो वो हमारी बॉडी पे बैठती है, वो जर्म्स जो हैं हमारे शरीर में बैठते हैं, तो हमारे शरीर में बैठेंगे तो हमारे शरीर को इफेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे शरीर को इफेक्ट ना करें तो इसलिए क्या करते हैं, आप नहाते हैं, उन्हें अपने शरीर से दूर करते हैं। नहाने का मतलब है जो जर्म्स आपके ऊपर जमे हुए हैं, जो धूल मिट्टी गर्द के बीच साथ भी जर्म्स भी आ गए हैं, उन्हें आप क्या करें, दूर करें। आप ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, करते हो, कितने बच्चे करते हैं टूथब्रश, सारे बच्चे टूथब्रश करते हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर एक बार हम टूथब्रश करते हैं, सुबह उठते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन रात को नहीं करते। कितने बच्चे रात को करते हैं, एक दो तीन चार, वेरी गुड। रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है, रात को ब्रश करना बहुत है जरूरी, क्यों जरूरी है बताओ, रात को ब्रश करना क्यों जरूरी है। सर पूरी रात में जो हमारे जो खाना लगाया जाता है सर वो खराब हो गया। हाँ बेटा, रात्रि में आप जब भोजन करते हैं तो भोजन तो पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि आपकी बक्कल कैविटी से पूरा का पूरा भोजन आपकी गट में चला गया, एलिमेंट्री कैनाल में चला गया, कुछ भोजन आपके दांतों में फंसा रह जाता है ना। और ऊपर से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें मीठा खाने का भी शौक होता है। कितने बच्चों को मीठा खाने का शौक है, ज्यादातर बच्चों को है, खाने के बाद तो बहुत जरूरी है, इतनी भी इच्छा होने लगती है मीठा खाए, हैं। और जब मीठा खाते हैं तो वो शुगर जो है कहीं ना कहीं जमी रहेगी हमारी बॉडी में, हमारे दांतों में, और जो हमारे बैक्टीरिया हमेशा मौजूद हैं, वो बैक्टीरिया उसे डिके करेंगे, क्या करेंगे, और डिके करके एसिड्स बनाएंगे, वो एसिड हमारी दांतों को क्या करेंगे, डिके करेंगे, गलाएंगे, कैविटी बना देंगे उसमें, है, दांत में कीड़ा लगना जिसे आप कहते हैं। फिर क्या होगा, आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाएगी, आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो उसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है, कि आप रात्रि भोजन के बाद जब भी बेड में जाएं, सोने के लिए जाएं, तो उससे पहले क्या कर लें, ब्रश कर लें। गर्मी में तो अच्छा लगता है, सर्दी में जब एक बार बिस्तर में घुसते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है यार, फिर अब ब्रश करने के लिए उठना है, तो भाई है, और सर्दी में खाने की चीज भी है, बिस्तर में गच्चक भी बिस्तर में ही आ जाए तो है, बैठे बैठे तो साथ सोते सोते मूड बना लें, या चॉकलेट की टॉफी पड़ी है तो उसे खा लें, बच्चे टॉफियां बहुत खाते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं, है ना, पढ़ते पढ़ते एक आधी चॉकलेट पे हाथ मार दी जाए। तो कैसे बचें, भैया देखो, अगर अपने दांत बचाने हैं, अपने मुंह की आपको दांतों को आखिर तक अपने साथ लेना है ना, उनसे
बुढ़ापे तक साथ लेना है या नहीं लेना है, या वो नकली दांत जबड़े चढ़ा के बैठना है। तो इसलिए क्या करना जरूरी है, अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे बनाना है कि आप, हाँ जी, क्लास के लिए आए हो, आरिफ जी से मिल लिए हो, बैठो, नीट में हो, बैठ, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार। तो जरूरी है कि आप क्या करें बेटा, ब्रशिंग करें, अपनी लाइफ स्टाइल में ब्रशिंग लाएं। तो यानी ये पर्सनल हाइजीन है आपकी। आप अपने नाखूनों का हिसाब रखते हैं, है ना, रखते हैं, आपके नाखून, आपके दांत, आपके अगर कान वगैरह, सब आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है कि हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। अगर आप क्या करेंगे कि नहाएंगे धोएंगे नहीं, ज्यादा सर्दियों में जनरली कर देते हैं बच्चे, मिसिंग कर जाते हैं, मिसिंग डे कर जाते हैं, है ना। देखो विदेशों में चल जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे डस्टिंग नहीं है, सड़कें बहुत शांत है, धूल भरा वातावरण नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में तो बेटा बहुत धूल है, हर जगह धूल मिट्टी का गुबार है ना। तो इसलिए हमें नहाना जरूरी हो जाता है। तो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो हम बीमार होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वही हम फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ पे, एक पर्सनल आपका जो लाइफ स्टाइल है वो, एक दूसरा आता है आपका फूड कैसा हो, कैसा होना चाहिए, फूड बढ़िया होना चाहिए, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है। वो आते हैं इन्फेक्शंस, क्या आते हैं, इन्फेक्शन। ये आपके हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आप तो नहीं चाह रहे, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, है ना, लेकिन बाहर से कोई पैथोजन आया, क्या आया, पैथोजन, और आपको इफेक्ट कर गया, तो वो आपको बीमार कर देगा। तो ये इन्फेक्शन भी जो है बच्चों, क्या अभी हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन के बारे में पूरा का पूरा, कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, आप में क्या क्या बीमारियां कर सकते हैं, ये भी आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है किन चीजों का ध्यान रखकर, ये तो इफेक्ट करने वाले हैं, हम किन चीजों का ध्यान रखकर जो है अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ऐसे कौन से चीज हैं जिन्हें हम ध्यान में रखकर हेल्दी अपने आप को रख सकते हैं। सबसे पहले तो है आपका खाना और पीना, खाना और पीना, क्या ध्यान रखना है खाने पीने में, स्वच्छ भोजन है, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल। स्वस्थ भोजन से क्या तात्पर्य है आपका, खाना पीना जो होता है ना, हाँ, के लिए इसमें हमें स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल का इस्तेमाल करना, स्वच्छ जल। इन्होंने कहा कि भैया जो हम वाटर और फूड लें वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी उठाया और खा लिया और कहीं से भी पानी पी लिया, है ना, क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। दूसरा, और खाने में क्या ध्यान रखना है, इन्होंने हैंड को साबुन से धोना चाहिए। नहीं, अभी खाने पे चल रहे हैं, अभी हम खाने पे आ रहे हैं, वो तो हमने बताएंगे अभी हम उसे। अभी हम खाने पे क्या ध्यान रखना चाहिए। इस बच्चे ने कहा कि आपका भोजन जो है पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक बोले तो, पौष्टिक बोले तो अच्छा आहार है, ज्यादा उसमें जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं इसे पौष्टिक को और ज्यादा सही करूं तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पौष्टिक चाहे उतना ना हो लेकिन बैलेंस होना चाहिए। पौष्टिक में तो ये है कि भाई आपने खाना खाने के लिए दिया गया आपको और उसमें बहुत सारा घी डाल दिया तो क्या, है ना, वो पौष्टिक तो बन गया लेकिन वो बैलेंस नहीं बना, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके फूड के जो कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स,
मिनरल्स, ये सब होने चाहिए आपके फूड, डेली डाइट में ये होने चाहिए, है ना। आपकी थाली जो सजी हो उसमें क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, वो स्वच्छ हो, क्लीन हो, और ऊपर से क्या हो, बैलेंस। ये हमें अपने खाने पीने में ध्यान में रखना है? इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और क्या है भैया, और क्या, खाना पीना हो गया, और इसके अलावा हमें ध्यान में रखना है कि हम थोड़ी सी व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह भी करें। एक्सरसाइज व्यायाम को करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, वो भी मस्ट है। वो भी क्या है, मस्ट है, कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अपनी लाइफस्टाइल में लिथार्जी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि हम सारी चीज पड़े पड़े कर रहे हैं। मूवमेंट होना चाहिए हमारी बॉडी, मूवमेंट होना चाहिए, तो एक एक्सरसाइज हमें होनी चाहिए। तो नियमित रूप से कोई गेम या कोई खेल या कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी नियमित की व्यायाम कराता हो। उससे हमारी हेल्थ क्या रहती है बेटा, प्रॉपर रहती है, हेल्थ बढ़िया रहे। तो हेल्थ में इस चीज का ध्यान रखो, ये भी जरूरी। और क्या ध्यान रखें, हमें इम्यून इम्यूनाइजेशन पे और वैक्सीनेशन पे भी ध्यान रखना है ना। जब आप देखते हैं कि आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको कुछ दवाइयों की टीके लगाते हैं। टीके लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं, जिससे आप उन बीमारियों से बचे रहे। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं बहुत थोड़ा सा टाइम देती हैं, जैसे डिप्थीरिया, हाँ, 48 आवर्स का टाइम देती है। अगर किसी को डिप्थीरिया हो जाए तो 48 घंटे में अगर उसे इलाज नहीं मिलता तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपको बचपन से ही डिप्थीरिया की क्या दी जाती है, टीका दिया जाता है, नहीं वैक्सीन दे दी जाती है। बचपन में छोटे होते हैं तो आपको कुछ बीमारियों की वैक्सीन देनी, क्योंकि हमने वो खोज लिए हैं कारक कि भाई ये बीमारियां क्या कर रहे हैं। तो हमें किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ाई का हमें पूरा फायदा लेना चाहिए। जिन चीजों को हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और जिनका इलाज हम खोज चुके हैं, उस वैक्सीनेशन पे हमें जाना है ना। हमें अंधविश्वास पे नहीं पड़ना है, जो ज्ञान आ चुका है उस ज्ञान का फायदा लेना। तो वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, उस पर ध्यान रखना है। अगर हम वैक्सीनेशन पे ध्यान रखेंगे तो भी हम क्या रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे, है ना। हमें बीमारियों को पहचान, तो वैक्सीनेशन हो गया। तीसरा क्या है, हमें बीमारी की पहचान, अवेयर रहना अपनी हेल्थ के प्रति। और ऐसा ही लगे कि भाई हमारी हेल्थ गड़बड़ कर रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज का अटैक हो गया आपके ऊपर, और उसकी प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट में जाना। प्रॉपर क्या जाना है, ट्रीटमेंट में जाना, ट्रीटमेंट लेना है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो अगर हम करेंगे तो अपने आप को क्या रख पाएंगे, हेल्दी रख पाएंगे, हेल्दी रख पाएंगे। अगर आप हेल्दी रख पाए अपने आप को तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, नंबर एक, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, वर्क एफिशिएंसी। जिस दिन आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री होके काम करते हैं, स्वस्थ हो। और अगर आपको जरा सा भी भान हो जाए कि आपको ये बीमारी ने ग्रसित किया हुआ है तो आपकी मानसिकता जो है, आपका सारा फोकस जो है काम पे ना होके बीमारी की तरफ भी रह जाता है, तो आप उतना प्रॉपर काम नहीं कर पाते। और जब एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो क्या फायदा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आप मैटरनल और इन्फेंट की जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी है, उसे घटा पाएंगे। आपने देखा था ना पहले कि माता की मृत्यु दर और बच्चे की मृत्यु दर ज्यादा थी, लेकिन जब हमने बीमारियों पे कंट्रोल करना शुरू किया, वैक्सीनेशन शुरू किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट के अंदर उनकी डिलीवरी को लाए हम, तो हम इन चीजों को घटा पाए। हमने इस रेट को घटाया, कम किया इसे, है ना। हमने ज्ञानता की तरफ नहीं छोड़ा उन चीजों को, हमने अंध ज्ञान की तरफ नहीं छोड़ा। देखो बेटा, सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं, और मेजर मेजर सोसाइटी कैसी है जानते हैं आप, अगर आप देखेंगे आपके आस पास मेजर सोसाइटी जो है ना,
अंधविश्वासों से और मिथ कॉन्सेप्ट से भरी पड़ी है। अलग अलग राय, अलग अलग मिथ्या, है ना, भरी पड़ी है। उनमें ज्ञानी लोग जो हैं बहुत कम होंगे जो ज्ञान की बात करते हैं, वरना ज्यादातर लोग अंधविश्वास की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, जिनका कोई नसीर होगा ना कोई पैर होगा। अब आप ज्ञान की बात करने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक दो होंगे जो उस लाइन पे चलेंगे, है ना, और जब वो चलेंगे तो सफल होंगे, सफल भी होंगे। जब ये सफल होंगे तो इनमें से फिर दो चार लोग आपके पीछे लगेंगे, हाँ भाई इसकी बात भी सही है, हमें इसकी बात माननी चाहिए थी, है? उस टाइम पे वो अकेला होता है अपनी बात को कहने के लिए, उसे विरोध का सामना करना पड़ता है बहुत। हाँ, जब आप देखो भाई कोई सोसाइटी में कोई चीज चल रही है और आप सोसाइटी से अलग बात करने लगो, ज्ञान की बात करने लगे, तो सबसे पहले तो सोसाइटी अगेंस्ट हो जाएगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं होता है, हमारे तो ऐसा था, हमारे तो ऐसा, वो पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी, हैं? हमने ये, हमने वो, उसके यहाँ वो, ये कुछ नया है, ये तो अलग चल रहा है। लेकिन वो जानता है कि वो उस तथ्य पे चल रहा है, उस ज्ञान पे चल रहा है जो प्रूफ हो चुका है, प्रमाणिक हो चुका है, सत्य है। और जब वो चलेगा तो हो सकता है उस टाइम उसका कोई साथ ना दे, तो उससे अलग हो। लेकिन जब वो सफल हो जाएगा तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे, फिर उसकी उसके तरह के लोग बढ़ने लगते हैं, और जब समाज में ऐसे लोग बढ़ने लगते हैं तभी हम कहते हैं समाज जो है शिक्षित हो रहा है। समाज क्या हो रहा है? शिक्षित हो रहा है, बातों को समझ रहा है। तो बेटा, और एक चीज और भी है, इन लोगों की निगाह बहुत तकड़ी रहती है कि ये तो भाई 101% सफल ही होना चाहिए। अगर ये गलती से 99% सफल और 1% असफल हो जा, तो भैया तो इसे तो मतलब आदमी जो है जीने नहीं देते, है ना, इसे आदमी क्या है, जीने नहीं देते। भाई उस पे प्रेशर रहता कि तुझे तो 100% सफल ही होना है अगर रहना है तो उसे जीने नहीं देते लोग, है ना। तो ये भी एक चल रहा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय बेटा ये है कि हमने जो बीमारियां हैं, जो बीमारियों का इलाज है, उस पे रहना चाहिए, है। अभी आपने देखा कि हमारे बच्चों पे एक खतरा आया था, किसका? पोलियो का। किसका खतरा आया था? पोलियो का। पोलियो बचपन में ही होता है, और एक बार हो जाए पोलियो तो वो अंग तो बेकार हो जाता है, जिस पे इफेक्ट हो जाता है। तो चला कि भैया जो एशिया के देश हैं, कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, इनके बच्चों को ज्यादा खतरा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ये कुछ देश थे। अब भारत तो बहुत बड़ा देश है। अब ये एक चुनौती थी हमें अपने बच्चों को बचाने की। अपने बच्चों को बचाने की क्या थी? क्योंकि बेटा ये वायरस जो है ना, इरेडिकेट करने का मतलब जानते हैं? इरेडिकेट करने का मतलब है कि एक भी बच्चे में वायरस नहीं रहना चाहिए। अगर एक में भी रहेगा तो उससे फिर फैलेगा वो, है ना। तो एक प्रोग्राम बनाया गया, तारीखें निर्धारित की जाती कि भाई इस दिन हिंदुस्तान के सारे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी, एक विशेष दिन। क्यों जानते हो? क्योंकि सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला के उसी दिन वायरस को खत्म कर दिया जाए। ये अभियान इसलिए चलाया जाता है कि भाई वायरस बचे नहीं, एक दिन में ही खत्म हो। जैसे आपने देखा कि भैया आपके घर में मच्छर हैं बहुत सारे, तो आपने कहा कि घर के हर कोने में छिड़कूंगा दवाई, एक भी कोना आपने छोड़ दिया तो आपको लगेगा कि यार एक महीने बाद अभी तो करी थी, इतने फिर मच्छर आ गए। तो इसका मतलब जो मच्छर बच गए थे उन्होंने फिर प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ा ली, फिर वो फैलने लगे। तो इसे कहते हैं इरेडिकेशन। तो यहां पर एक चुनौती थी हमारे पास, तरह तरह की चुनौती थी, हर तरह की, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, बहुत तरह की चुनौतियां थी। लेकिन समाज से वो लोग निकल के आए सामने जो पढ़े लिखे लोग थे, जो साइंस में विश्वास रखते थे, है ना। आप देखेंगे जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गालियां किसे देते हैं? साइंस को। और सबसे ज्यादा उपकरण भी साइंस के यूज करते हैं वो, है ना। उनके भाई तुम लाइट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी तो साइंस ने दी है, बैठो आग जला के, हैं? मोबाइल काहे इस्तेमाल कर रहे हो, ये गाड़ी काहे लिए घूम रहे हो, ये किसने दी है? साइंस ने दी है ना। तो भैया इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब करेंगे इस्तेमाल, साइंस का इस्तेमाल करेंगे, और कहें यार लेटेस्ट मिलना चाहिए, लेटेस्ट। लेटेस्ट क्या हवा में बनता है? कहां से बनता है वो लेटेस्ट?
रिसर्च होती है उसके ऊपर, साइंटिस्ट लगते हैं लैबों में, काम करते हैं, तो लेटेस्ट मॉडल आते हैं। हवा में आते हैं कहीं लेटेस्ट मॉडल की, जमीन में खोदेंगे कहीं से निकलेगा कुएं में से, नहीं आता। तो भैया मकान में क्यों रह रहा है? नहीं, इसमें ऐसा सोफा होना चाहिए, इसमें भाई ऐसे मत रहिए, सब साइंस की खोज है। आप तो गुफा में रहिए जाके, आपकी जगह तो गुफा है, क्योंकि प्रकृति ने तो गुफा ही दी है भाई, मकान थोड़ा ना दिया है। मकान के अंदर हीटर गीजर गैस थोड़ा ना दी है, ये सब किसने दिया है? लेकिन हाँ, अपना जहां केस आएगा वहां पे साइंस का विरोध होना शुरू हो जाएगा कि भैया दवाई दवाई नहीं खानी चाहिए, ये तो नुकसान दे जाएगी। ये बात दीगर है कि भैया जब आप कोई चीज ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो 100% तो सेफ नहीं है, लेकिन आपको अगर वो 10% लॉस कर रही है तो 90% बचा भी तो रही है। अगर वो आप नहीं लोगे तो आपको तो 100% गए, आपको फिर आप बचे कहाँ? तो अगर 10% दे के 90% आप बचा रहे हैं, आपको ये फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है? फायदे का सौदा है। तो इस पे ध्यान रखना। तो पोलियो पे बच्चों बच्चों एक खतरा था, लेकिन हमने पोलियो अभियान को सफल किया, हर एक बच्चे को पोलियो दी, है ना। यहाँ पर माताओं ने हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि एक माता जानती है कि उसे बच्चे की कीमत क्या है, क्योंकि उसे वो पालती है, 9 महीने पेट में रखती है, कष्ट उठाती है, और अगर उसका बच्चा अपंग हो जाए तो मरने से भी बदतर स्थिति हो जाती है, उसका सारा काम धाम से। तो यही उन्होंने सोचा कि भैया रोज मरने से तो एक बार मरेगा तो अच्छा है, और ये फैसला ले लिया कि भाई हम अपने बच्चे को पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलवाएं, चाहे कुछ भी। और माताएं आगे आई और उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप से पिलवाई, और इस अभियान को सफल किया, और हम सफल हो पाए भारतवर्ष में से पोलियो इरेडिकेट करने में, है ना। अब भारतवर्ष में पोलियो नहीं होता बच्चों को, वरना पहले आप देखें, आपकी गली मोहल्ले में अगर आप पुरानी पीढ़ी के बच्चों को देखो तो एक आधा बच्चा ऐसा मिल जाएगा जिसका हाथ गड़बड़ है या पैर गड़बड़ है। क्या हुआ भाई? पोलियो हो गया, इसे हवा लग गई थी, क्या कहते हैं? हाँ, हवा लग गई। तो भाई पोलियो का वायरस दिखता नहीं है, तो जो पहले नहीं दिखता था उसे हवा ही बोला जाता। तो कोई चीज भी अगर है एयर में और वो हमें नहीं दिख रही है, तो हमें क्या कहना है? हवा है। जबकि हवा तो मुझे भी है, हवा तो आपको भी लगी होगी, हवा तो किसे भी लगी होगी, हवा तो सबको लगी होगी, है ना। इट इज वायरस इफेक्ट, वायरस इफेक्ट करता है। तो हमने पोलियो को इरेडिकेट किया। क्या किया? तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि बेटा वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ो, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ो, दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। जो पढ़ी लिखी सोच है उसे अपने सेंटर में रखो, पर अनपढ़ों से गवर्न मत होइएगा। आप अनपढ़ों को गवर्न करने के लिए पैदा हुए हैं, अनपढ़ों से गवर्न होने के लिए नहीं पैदा हुए आप, है ना। इसलिए शिक्षित हो पाए आप, ठीक है। चलिए, अब ये कंसिक्वेंसीज हैं उसके। हमने औसत आयु बढ़ाई, अपनी औसत आयु को बढ़ाया। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी औसत आयु अपने आप बढ़ेगी। क्लियर हुआ? तो ये हेल्थ के मामले में पूरा एक प्रस्तावना है, ठीक। और भैया जब हम हेल्थ की प्रस्तावना की बात करते हैं, तो हेल्थ की प्रस्तावना में बातें आती हैं वो फैक्टर जो हमें बीमार करते हैं, वो फैक्टर जो हमें बीमार करते हैं। कौन है वो? कौन है वो फैक्टर जो हमें बीमार करते हैं? जानते हो कौन है? बताओगे कोई? कौन है जो हमें बीमार करता है? कौन करता है हमें बीमार? है? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बीमार कर सकती, जो हमारी हेल्थ की स्टेट को बिगाड़ सकती, बहुत सारे फैक्टर हैं। हाँ जी। हैं? टेंशन से ज्यादा बीमार कर दिया ना। टेंशन? देखिए मेंटल हेल्थ की बारे में बात कर रही है बच्ची, अभी हमने हेल्थ की बात कर ली है। हेल्थ में जब हम बात करते हैं तो हेल्थ में हमने फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, इन तीनों को रखा है ना। और फिर उसमें दो फैक्टर और भी ऐड है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। उस तरह से भी हम हेल्दी होने चाहिए। तो हम हेल्दी उसी को करते हुए हम यहाँ पर आए थे, और अब हम वो फैक्टर हैं जो हमें बीमार बना सकते हैं,
वो फैक्टर लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। और जो लिविंग फैक्टर होते हैं, जो हमें बीमारी पैदा करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। पैथोजन क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस। वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें क्या करते हैं? बीमारियां करते हैं। फैक्टर नॉन लिविंग भी है। नॉन लिविंग क्या क्या हो सकता है? वायरस हम्म? वायरस नहीं, वायरस तो ऑर्गेनिज्म में आ गया। नॉन लिविंग की बात की। ऐसी कोई बीमारी है आप में जो किसी नॉन लिविंग की वजह से हो जाए आप में? हैं? एक्सीडेंट बीमारी नहीं होती, वो तो दुर्घटना है। बीमारी की बात हो, डिजीज की बात हो। तो जैसे सर टिटेनस होता है तो उससे टच करने से कोई नॉन लिविंग चीज तो हो जाएगा। नहीं 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 बेटा नहीं। सर टिटेनस टिटनेस बैक्टीरिया है, ये तो ऑर्गेनिज्म आ गया। देखो नॉन लिविंग क्या हो सकते हैं? वो कोई केमिकल हो सकते हैं, वो फिजिकल हो सकते हैं। फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल केमिकल हो सकते हैं वो। अब केमिकल में क्या है? सपोज कीजिए आप में इंसुलिन की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए, थायराइड थायरोक्सिन की अधिकता हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, किसी मिनरल्स की कमी हो जाए, किसी आयरन की कमी हो जाए, तो ये सारे केमिकल्स ही तो हैं। तो ये भी हमें क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं। अभी इसने फिजिकल की बात की कि भैया किसी चीज की टचिंग से या स्पर्श से, इस तरह की बात की थी इस बच्ची ने, कोई बीमारी आ जाती। ठीक है ना? तो फैक्टर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। आप जरूरत से ज्यादा फैट खाना शुरू करते हैं, है तो चीज खाने की, है ना? लेकिन वो क्या कर रही है? आपकी हार्ट ब्लड सर्कुलेशन की बीमारियां कर सकती है आपकी, है ना? तो ये फैक्टर है। तो हम पढ़ेंगे, हम पर पढ़ेंगे पैथोजेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पैथोजेंस। क्या क्या पैथोजेंस हो सकते हैं भाई आप में? कौन कौन बीमारियां कर सकते हैं? बीमारियां कौन कौन कर सकता है आप में? बैक्टीरिया कर सकते हैं क्या? बैक्टीरिया कर सकते हैं, वायरस कर सकते हैं, और प्रोटोजोन्स कर सकते हैं, और प्रोटोजोन्स के बाद फंजाई भी तो कर सकते हैं, हेलिमेंट्स कर सकते हैं, हेलिमेंट्स, ये सब हैं। बैक्टीरिया आप है बीच में और बैक्टीरिया आपके चारों तरफ है। क्या है बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हिंदी में? जीवाणु। बैक्टीरिया से एक जीवाणु, आप जानते हैं मोनेरा है, बच्चे जानते हैं। और हर तरह के जीवाणु में पैथोजेंस भी हैं। तो यहाँ पे आज हम पैथोजेंस की बात ही करेंगे। एक रोग होता है टाइफॉइड। कौन सा रोग है? टाइफॉइड। नाम सुना है सब बच्चों ने? टाइफाइड किसी को कभी हुआ है? किसे? इसे हुआ है। अरे 1 2 3 4 5 और तो ये भी हुआ 6। और किसे हुआ? 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 14 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे निकल आए जिन्हें टाइफाइड हुआ। इट मीन 50% आ गया। 50% बच्चों को टाइफाइड हो चुका है। जानते कैसे हुआ? अच्छा, तो जिन्हें जिन्हें टाइफाइड हुआ उन्होंने बाहर का खाते हैं वो? कितने बच्चे हैं जिन्होंने बाहर का खाया और उन्हें टाइफाइड हुआ? 1 2 3 4 5। अब देखो 5 बच्चे तो कम से कम ऐसे निकल गए जिन्होंने बाहर का खाया। 6 में से 5 निकल गए ऐसे जिन्हें टाइफाइड हुआ। क्योंकि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी है।
सल्मोनेला टाइफी नामक रोगाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। हाँ, क्या नाम आपका? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गब्बार की बात सुनी है आपने? क्या कहा इन्होंने? साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड रोग होता है। ये कहाँ रहता है साल्मोनेला टाइफी? कैसे आ जाता है आपकी बॉडी में? ये मच्छर के द्वारा प्रवेश होता अरे बेटा, मैं यही गलती कर गया यार। साल्मोनेला टाइफी मच्छर से नहीं आता। ये तो व्हाट्सएप का ज्ञान आ गया आपके दिमाग में, है ना? साल्मोनेला टाइफी जो है कंटेमिनेटेड फूड से आता है, वाटर से आता है। अगर आप ऐसा वाटर, ऐसा भोजन, ऐसा खाना खाएंगे, अभी आपने तो कहा था स्वच्छ खाना चाहिए, तो क्यों कहा था? क्योंकि अगर गंदा है वो खाना, इफेक्टेड है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी है। गोलगप्पे बहुत खाते हैं ना आप? गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं आपको, भैया जी बना रहे हैं। बना रहे हैं ना? शादी हो जाते ही सबसे पहले गोलगप्पे के स्टॉल पे पहुंचेंगे आप। सबसे पहले कहाँ स्टॉल पे? और शादी वाले भी अदबद के वही स्टॉल सबसे आगे रखते हैं, आओ खाओ और फैलाओ, है ना? तो भैया कंटेमिनेटेड फूड है। अगर आप देखेंगे ना, खाने को बनता हुआ देखे उन्हें, आपने तो देखा ना बढ़िया जगह, लेकिन उसे बनता हुआ भी देख लो एक बार। वो उनकी किचन कैसी है, कितनी गंदी है, कितनी साफ है। तो वहीं से आता है वो। उसी फूड में, उसी में इसका क्या होता है, बैक्टीरिया पनपता है। और वो बैक्टीरिया आपकी कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन में चलता है। क्या चला जाता है? आप जानते हैं टाइफाइड को एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? एंट्रिक फीवर, आंतों का बुखार, है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया कहाँ चला जाता है? आंत में चला जाता है। आंतों से फिर ब्लड के द्वारा अन्य पार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है ना? अन्य पार्ट में भी जाएगा। हम्म? और अन्य पार्ट में जब काफी लेट आ रही थी, चलो बाहर गेट बंद कर दो। ये बाहर गेट बंद कर देते हैं। आरिफ सर को नहीं कहता फोन? आरिफ सर को कर दिया करो फोन, है ना? आरिफ सर को फोन कर दिया करो, जिससे वो खुलाने की व्यवस्था कर दें आप। बताइए, जब आप बाहर थे तो हम हेल्प पे कर रहे थे, है ना? किस पे कर रहे थे? हेल्थ पे। आपकी हेल्थ छूट गई। तो बेटा टाइफाइड को एंट्रिक फीवर बोला जाता है, क्योंकि ये हाथों पे डालता है? आप में पेट में दर्द हो जाता है, हाई फीवर आ जाता है? वीकनेस आ जाती है आप में। क्या आ जाती है? वीकनेस। और अगर आप और ज्यादा ना चलें तो क्या होगा? हाथों की दीवारों में क्या हो जाते हैं? परफोरेशन हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। फिर ब्लीडिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लीडिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अच्छा ये बताओ मुझे, टाइफाइड होने की संभावना किसे ज्यादा रहती है? अच्छा, आपको पता है कि आपके जो है ना, प्रकृति ने, नेचर ने आपकी बॉडी में टाइफाइड को रोकने की एक बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है। याद करो कुछ। कुछ याद आई शायद आपको मेरा पढ़ाया हुआ। आपका जो स्टमक है उसका पीएच एसिडिक होता है। क्या होता है? पीएच एसिडिक होता है। और जब एसिडिक पीएच है तो यहीं पे साल्मोनेला टाइफोसा मारा जाता है सबसे ज्यादा। साल्मोनेला टाइफोसा का सबसे ज्यादा मौत कहाँ होती है? ऐसा नहीं है कि वो पानी आप 10 जने पीते हैं तो 10 जनों में से 2 को टाइफाइड होता है और 8 को टाइफाइड नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें 8 में नहीं गया, वो गया उन सब में है, 10 के 10 में, है ना? तो
यहां पर व्यवस्था है आपको, जहां पे साल्मोनेला टाइफोसा की मौत होती है। एसिड, एसिड बनता है। अच्छा बताओ, कितने बच्चों को पता है कौन सा एसिड बनता है हमारे स्टमक में? उस एसिड का नाम बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नमक का अम्ल, नमक का अम्ल बनता है। हैं? कहाँ बनता है ये? स्टमक के, कौन बनाता है स्टमक में? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है? किसे पता है उनका नाम बताओ। कौन सी सेल बनाती है? ये किसी को नहीं पता। ऑक्जेंटिक, कौन बनाता है? ऑक्जेंटिक सेल बनाती हैं, और ये साल्मोनेला टाइफाइड को मारने का काम करता है। लेकिन जो लोग एंटासिड ज्यादा खाते हैं उनमें एसिड कम बनेगा, ग्लैंड सुप्रेस हो जाएंगी, तो टाइफाइड नीचे चला जाएगा, फिर टाइफाइड की संभावना ज्यादा रहती है ना, जो एंटासिड ज्यादा खाते हैं। तो एंटासिड ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इनो पिनो ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। एसिड बन रहा है, इनो खा लो, रोज इनो पियो। रेगुलर एक्सरसाइज में ले आते हैं इनो को, एसिड को मारने के। नहीं, एसिड जरूरी है आपकी बॉडी के, रोज नहीं लेना चाहिए, कभी ज्यादा बन जाए तो ले लीजिए। तो भैया साल्मोनेला टाइफोसा आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और पहुंच के क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। रिलैप्स होता है बार बार, एक बार हुआ फिर दोबारा हो जाता है, आपने जरा सी भी लापरवाही की। इसके रिलैप्सिंग पावर भी ज्यादा रहती है साल्मोनेला टाइफोसा की। ठीक, तो अगर आपको टाइफाइड है और डॉक्टर आपको एक टेस्ट कराएगा, क्या कराएगा? टेस्ट। कैसे पहचानेगा कि आपको टाइफाइड हो गया? कौन सा टेस्ट कराएगा जानते हैं? विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है? विडाल टेस्ट कराता है डॉक्टर आपको, कि भैया एक टेस्ट कराओ, विडाल, विडाल टेस्ट है ना। विडाल के द्वारा टाइफाइड की पहचान होती है। हैं? हम कराते हैं विडाल टेस्ट, फिर डॉक्टर कहता है भाई टाइफाइड आ गया इस बच्चे को। तो शुरू में तो पहचान नहीं होती टाइफाइड की, फिर थोड़ा सा जब नंबर बढ़ते हैं, मैंने बताया ना, जब नंबर बढ़ते हैं तो तब पकड़ में आता है। इससे पहले आपने टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, जब नंबर्स बढ़ेंगे तो फिर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। ये क्यूरेबल है, 100% क्यूरेबल है। अगर आप नियमित रूप से मेडिसिन पे रहते हैं तो टाइफाइड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन कंटेमिनेटेड फूड से दूर रहिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, स्वच्छ खाइए, है ना। घर पे बना हुआ खाइए। इसलिए हम कहते हैं घर पे बनानी चीजें सीख लो, अपनी माता जी को भी स्मार्ट बना दो थोड़ा सा, है ना। उन्हें भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो दिखा के स्मार्ट बना दो कि ये चीजें घर पे बन सकती हैं, ना। होती है, माताएं बन जाती हैं अपने बच्चों के लिए कि मैं बाहर का खाऊंगा या खाऊंगी तो देखो बीमार होंगे। एक दिन आप बीमार हुए तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, पढ़ाई इफेक्ट होगी तो आपका उद्देश्य धूमिल होगा, है ना। इसलिए अच्छा ये कहाँ खाया जाए? घर का बना हुआ खाया जाए, जो भी खाने का मन है आपका। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो घर पे ना बन सकती, थोड़ी सी वैसी बढ़िया ना बने लेकिन बन जाती है। चलिए, एक और दूसरी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, निमोनिया। कौन सी है भैया? निमोनिया। निमोनिया, कितने बच्चों को निमोनिया की स्पेलिंग पता है अंग्रेजी में? है, किसी को नहीं पता? अच्छा, बाकी ये बता सकते हैं कहीं से शुरू होती है निमोनिया की स्पेलिंग? पी से। कहां से शुरू होती है? पी से। और जब पी के बाद एन होता है तो पी क्या रहता है? साइलेंट रहता है ना। बता रहे बात आपको, या नहीं पता? अंग्रेजी के भी कुछ कायदे कानून है ना, जिसे वो ध्यान में रहने चाहिए। तो पी से शुरू होती है, पी एन, न्यूमोनिया, है ना। इसलिए बच्चे गलती ना करें, कुछ स्पेलिंग ऐसी हैं जो पी के बाद होती हैं तो जैसे साइलेंट रहते हैं, है ना। इसे ध्यान में रखना है। हाँ, किससे होती है भैया निमोनिया? निमोनिया को करने के लिए दो बैक्टीरिया को जिम्मेदार माना गया है।
कितने माना है? दो बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कौन कौन है? सेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को करने वाला वायरस, बहुत सॉरी बैक्टीरिया। और ये निमोनिया का जो बैक्टीरिया है किसे इफेक्ट करता है? लंग्स को। किसे करता है? और लंग्स में किस जगह को? एल्वियोलाई। किसको करता है? आपने देखा ना, जहां से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, ये। और भैया इनकी जो कैविटी है ना, जब ये निमोनिया आएगा तो हमारा शरीर का प्रतिरोधक क्षमता भी इस पे काम करेगी। दोनों में बैटल होगा, बैटल होके WBC और कुछ लिक्विड जो है इनमें भर जाता है। और जब इनमें लिक्विड भरेगा, जिसे कहते हैं कि भैया फेफड़ों में पानी भरना, जब इनमें लिक्विड भरेगा तो ऑक्सीजन लेने देने की जगह कम रह जाएगी। ऑक्सीजन लेने देने की जगह क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी। और जब ऑक्सीजन लेने देने की जगह कम रह जाएगी तो आप इफेक्ट हो जाएंगे निमोनिया से। अगर दोनों लंग्स में हो जाए इन्फेक्शन तो इसे कहते हैं डबल निमोनिया। एक में है तो निमोनिया, और दोनों ही लंग्स में इफेक्ट आ जाए तो डबल निमोनिया कहते हैं। इसे डबल निमोनिया हो गया, तो यानी दोनों लंग्स इफेक्ट हो गए उसके। और भैया जिसे निमोनिया हो जाता है, अब चूंकि ये लगने वाली बीमारी है, उसकी ड्रॉपलेट्स, उसकी टच की हुई कोई चीज, इसलिए कहते देखो, जिसे निमोनिया हुआ उसे क्या किया जाता है? उसे कहा जाता है कि भैया इसे अलग रखो। पेशेंट को अलग रखते हैं, उसके बर्तनों को भी अलग रखते हैं, जिससे कि ये दूसरों में ना फैले। है ना, कि मिक्स नहीं करते, उसे ध्यान रखने वाली बात है। इसमें कोई छूत और छुआछूत वाली बात नहीं है। ये उन स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी से बचाने की बात है जिनमें बैक्टीरिया नहीं हुआ, क्योंकि लगता है भैया टच से। निमोनिया का पेशेंट देखने जाए तो आप मास्क लगा के, तो मास्क लगा के रखते हैं, ग्लव्स भी पहन के रखते हैं, है ना, सेव करते हैं, फिर निकाल देते हैं अपने ग्लव्स, फिर दूसरे पहन लेते हैं। तो लग सकती है बीमारी, फैल सकती है ना, कंटेमिनेटेड है ना। लंग्स प्रभावित हो जाते हैं। ज्यादा दिक्कत आती है तो हमारे होठ और नेल्स वगैरह क्या पड़ने लगते हैं? नीले पड़ने लगते हैं, नीले पड़ने लगते है ना, सीवियर कंडीशन जब आ जाती है। तो बच्चों में पहचानने की जरूरत है इस बीमारी को कि भाई निमोनिया हो गया इसे। आजकल ठंड के मौसम में जरा फैलती है ज्यादा, है, बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है, इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरिया है। और आप ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया वगैरह तो चारों तरफ है, जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो घेर लेते हैं। अभी कोरोना में आपने देखा कि ज्यादातर जो पेशेंट की डेथ होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस ही तो है वो एक तरह का। कोरोना का वायरस कैसा है? एक म्यूटेंट हो गया, इन्फ्लुएंजा के वायरस में म्यूटेशन हो गया और वो अलग रूप में आ गया और मार दिया लोगों को, फेफड़े इफेक्ट कर कई हजार लोगों की जान ली। ली क्या नहीं ली? तो इसलिए मास्क आ गया आपके मुंह पे, तो ये मास्क तो सर्दी में आ ही जाना चाहिए। अच्छा, बढ़िया है, ये एक नेचुरल मास्क है, हैबिट में है हमारी, ऐसा आ जाना चाहिए सर्दी में तो खास तौर से, है ना, बच के रहते हैं, किसी से नहीं लगती बीमारी। लेकिन ये भी है कि जिसे हो भैया, देखो, उससे नफरत नहीं करनी है, बचना है। दोनों में अंतर होता है, नफरत करना और बचने में अंतर है ना। डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उससे ये नहीं कहता कि, डॉक्टर उसे देखता है तरीके से, है ना, और फिर उसका ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसे ही आप हैं कि आपके घर में अगर हो जाए तो जो सावधानियां हैं वो रखो थोड़ी सी, भैया थोड़ा सा सेपरेशन रखिए,
है, हो सके वो वूफिंग करेगा तो उसका ड्रॉपलेट्स आएंगी बाहर, ड्रॉपलेट्स आएंगी आपको टच करके, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई तो आपको भी इफेक्ट कर सकती है। कुछ की कमजोर होते हैं, कुछ की नहीं, बस चांसेस तो हैं, भले ही आपको ना हो, लेकिन चांसेस रहे। ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, बच के। जैसे आपने ट्रीटमेंट किया उसके बाद हाथ पैर अपने धो लो अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये बीमारी क्या होती है भैया, निमोनिया, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। और कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं आपकी बॉडी में, जानते हैं आप कौन कौन है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का भी मैंने जिक्र किया था, डेंजरस है, बच्चों में होता है, कितने घंटे देता है, 48 गलघोंटू भी कहते हैं इसे। एक सांस लेने में दिक्कत आ जाती है सांस की नली में, बड़ी भयानक बीमारी है ना। इसलिए आपको बचपन में डिप्थीरिया की वो लगती है ना वैक्सीन, कुछ बीमारियों की वैक्सीन जो है आपको कफिंग है, वुफिंग का, बीमारियों की डीपीटी की वैक्सीन लगती है ना, तो बचपन में ही लगाई जाती है कुछ वैक्सीन आपको बच्चों को, कि भैया इन खतरनाक बीमारियों से, कुछ बीमारियों को बिल्कुल खतरनाक में की श्रेणी में डाला गया है कि भैया इनसे बचना, फैटल है ये, क्या है ये, फैटल बीमारियां, मार देती हैं आदमी को, ज्यादा टाइम नहीं देती। प्लेग भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया होता है, कहाँ रहता है ये एक तरह की रेड फ्लाई पे रहता है, किस पे रहता है, रेड फ्लाई। और ये रेड फ्लाई कहाँ रहेगी, रेड के ऊपर, कहाँ रहेगी, रेड के ऊपर। और जो इन्फेक्टेड टिश्यू है या रेड फ्लाई है, वो ज्यादा ऊंचाई तक तो नहीं जा सकता, लेकिन वो अगर आपको काट ले तो आप में क्या हो सकता है। और हाँ यार, एक चीज मैं टाइफाइड में रह गई, कौन रह गया, मिलन मैरी, हाँ मिलन मैरी की कहानी रह गई। टाइफाइड में वो बता दूं पहले, मिलन मैरी की कहानी है ना, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है उसकी कहानी। कौन है मिलन मैरी, कौन थी, एक खाना बनाने वाली थी, हैं, कौन थी, कुक थी, खाना बनाती थी लोगों के घर में, और वो जिसके घर में भी खाना बनाती थी वहां पे टाइफाइड हो जाता था, क्या हो जाता था, टाइफाइड हो जाता, वो कैरियर थी उसकी, किसकी, टाइफाइड, टाइफाइड की क्या थी, कैरियर। तो देखा गया कि यार ये तो जहां खाना बनाती है और वहां पर हो जाता है, तो और वहां पे डेथ भी हो रही है टाइफाइड के कारण, पुरानी बात है ये। तो उन्होंने उसे मना किया कि भाई आप लोगों के घर खाना मत बनाइए, हैं, आप लोगों के घर खाना मत बनाइए कि आपकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो थोड़े दिन शांत होके उसने फिर वेश बदल के खाना बनाना शुरू कर दिया, तो फिर वो आई, फिर उसे पकड़ लिया गया, फिर एक निर्जल द्वीप पे छोड़ दी, हैं, फिर देखा गया उसके गॉल ब्लैडर में था ये, किसमें था, और जैसे खाना बनाती थी, वूफिंग करती थी, खांसती थी, जो भी कुछ करती थी, तो उसके द्वारा उनके फूड में जाके वो बैक्टीरिया जो है टाइफाइड फैला रहा था। तो इसलिए ये कहानी टाइफाइड की आपके साथ जोड़ी गई है, इस बुक में डाली गई है। टाइफाइड कैरियर भी होते हैं भैया, है ना, ये जो टाइफाइड में सावधान रहने की जरूरत है। बाहर का खाओ तो जरा देखभाल के खाओ, और गोलगप्पे खास तौर से, है ना, जो गोलगप्पे के शौकीन बच्चे हैं, चाट वाट खाते हैं ज्यादा, अपने घर पे ही खा लिया करो भाई, है ना, खतरनाक बीमारी है टाइफाइड। चलिए, हम बात कर रहे थे प्लेग की, तो उसका प्लेग का जो पिस्सू होता है वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा तो नहीं उठ सकता, जमीन के आसपास रहता है, इसे काला, काली मौत भी कहा गया था, एक टाइम था यूरोप की आधी आबादी समाप्त हो गई थी, भारतवर्ष में भी खूब फैला है, प्लेग रोग फैल गया, चूहों से गांव के गांव खाली हो जाते थे, एक को हुई तो बहुत सारों को हो जाती थी। अभी लोगों ने जिक्र करना शुरू किया जब कोरोना आई थी कि भाई बहुत पहले वो आई थी, हमने देखी नहीं, उन्होंने बताई थी कि ऐसे होता था। तो ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग। और कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला, टिटनेस, क्या है, टिटनेस, जानते हैं ना टिटनेस, टिटनेस हो जाता है। आप देखते हैं चोट लगती है तो भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, और चोट का टिटनेस से क्या मतलब है, क्योंकि जो टिटनेस बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाएगा कि भाई इसके क्या लगी, जंग लगी हुई, ये लग गई,
इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया जंग लगी हुई का? देखो, ये जनरली क्या होता है, जो मवेशी होते हैं ना, इसका बैक्टीरिया मवेशियों की आंत में रहता है। किसमें रहता है? आंत में। घोड़ा है, खच्चर, गाय, भैंस की आंत में रहता है, और जब उनके मल के साथ ये बाहर आता है, मल के साथ क्या आता है? बाहर आता है। वो दो ही जगह होता है, तो खाद में होगा, जिसकी खाद बनती है वहां पर ये बैक्टीरिया है, उसमें रहेगा ये। या कहाँ रहेगा? पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग बाग जो हैं युद्ध करते थे। युद्ध करने में जो उनके हथियार होते थे वो लोहे के बने होते थे, हैं? और साथ में उनके घुड़सवार भी हैं, वो घोड़ा भी उन्होंने पाल रखा है। ठीक। तो जंग लगी हुई सरफेस जो है वो खुरदुरी हो जाती है, और पड़ोस में उनके घोड़ा है, मवेशी है, तो वहां से उनका कांटेक्ट होता था, है ना? जब वो वही हथियार यूज किए जाते थे जंग में, तो भैया ये बैक्टीरिया जो है जाता था, क्रॉस हो जाता। अच्छा, इस बैक्टीरिया की खास बात ये है कि कई साल तक इसके स्पोर पड़े रहते हैं, कई साल बाद भी जागृत हो जाते हैं ये स्पोर, और अपना काम कर देते हैं, है ना? तो इसलिए कहते हैं भाई, जंग लगी हुई चीजों से टिटनेस होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए कही जाती है। लोहे से ज्यादा है ना, अगर लोहे की तो वो इंजेक्शन भी होता है जो डॉक्टर आपको लगाता है, उससे तो टिटनेस नहीं होता, क्योंकि वो स्टेलाइज हुई है। क्या है? तो लोहे से जंग नहीं होता। जिस लोहे के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं उस पर जंग होता है। अब लोहे की बजाय वो लकड़ी में भी हो सकता है, क्योंकि सपोज कीजिए आप खाद, मैंने कहा ना ये कहाँ होती है? मवेशियों की उसमें होती है। तो आप वहां पर अगर इन्फेक्टेड है मवेशी, तो वो बैक्टीरिया वहां जा सकता है। ठीक है। हाथ वाथ में कहीं भी फांस वांस लगी तो उससे भी काम हो जाता है, ये कट जाता है वहां पे। तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, इलाज है, टाइम पे आप इलाज करा लें तो हो जाता है ना? तो टिटनेस है, तो ये ऐसी बीमारियां हैं। कोड लेप्रोसी, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। हाँ, हाँ, बैक्टीरियल डिसेंट्री भी होती है ना? बेसिलरी डिसेंट्री जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो कई रोग ऐसे हैं जो जीवाणु आपके शरीर में कर देते हैं। टीबी तो बता ही दिया हमने, टीबी बता दिया। अच्छा, टीबी, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एक खतरनाक रोग है ना? टीबी जो है पल्मोनरी भी हो सकती है, नॉन पल्मोनरी भी हो सकती है। पल्मोनरी का मतलब टीबी कहाँ होती है? टीबी का सबसे टीबी वाला जो बैक्टीरिया है उसका सबसे बढ़िया प्लेस तो कौन है? लंग्स है। लेकिन वो नॉन पल्मोनरी भी होती है, लंग्स के अलावा किसी और ऑर्गन की टीबी भी हो सकती है ना, किसी और ऑर्गन की टीबी भी हो सकती है। बोन की टीबी हो सकती है, यूट्रस की टीबी हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब की टीबी हो सकती है? कई तरह की टीबी है जो होती है। टीबी के कारण फीमेल में इनफर्टिलिटी आ जाती है, अगर यूट्रस की टीबी हो जाए तो बोन की टीबी हो जाती है ना? किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। अब टीबी का बैक्टीरिया भी भैया, क्या टीबी क्योरेबल है? बिल्कुल क्योरेबल है ना? डॉट्स नाम सुना होगा, सरकार की तरफ से डॉट्स, है ना? पूरा का पूरा टीबी का। और अभी आपने नया देखा होगा, ये टीबी फिर से आ रही है, जानते हो? अखबार पढ़ते हो? अभी सहारनपुर में अभियान चला था एक, घर घर टीबी के रोगी खोजने का, तो बता दिया करो हॉस्पिटल में जाके भैया इसको टीबी है, जिससे कि वो दवाई खा सके, क्योंकि क्यूरेबल है। अगर छिपाओगे तो क्या होगा? आपके मोहल्ले में ही फैलेगी, आप तक भी आ जाएगी, है ना? आपके बच्चों को लगेगी, आपके भाई बहनों को लग सकती है। तो इसलिए टीबी की पहचान की जा रही है कि भाई टीबी के मरीज आओ और इलाज कराओ, छिपा क्यों रहे हो? कोई अपराध थोड़ा, किसी को कोई रोक, भैया टीबी है, कैसे लगी? हवा में बैक्टीरिया था, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, आपको इफेक्ट कर गई, तो इसमें आपका क्या दोष है? आप क्यों छिपा रहे हो टीबी है? मैं इसलिए कि समाज आपके बारे में क्या सोचेगा? अरे भाई, समाज को क्या सोचेगा? पहले तो अपनी जान बचाओ। तो टीबी के अभी घर घर खोज हुई, टीबी के पेशेंट खोजे गए, कुछ मिले भी टीबी के पेशेंट हैं, कुछ ने कहा कि हाँ हमें टीबी है, हमारा इलाज करो, हम स्वस्थ होना चाहते हैं, उनका इलाज किया जाए, हैं? तो टीबी भी भैया इलाज से दूर हो जाती है। तो टीबी भी किससे होने वाला रोग है?
बैक्टीरिया से होने वाला रोग। समझ में आ गया? तो देखो कितने सारे रोग हैं ऐसे जो किससे होते हैं, बैक्टीरिया से। क्लियर? अब आते हैं कुछ रोग पकड़ते हैं वायरस। किससे पकड़ते हैं? वायरस से होने वाले रोग। वायरस, एक रोग तो बहुत जनरली होता है वायरस से। कौन? कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड कौन सा वायरस करता है? राइनो वायरस। कौन करता है? राइनो वायरस। क्या इलाज है इसका? कोई इलाज, कॉमन कोल्ड का कोई इलाज नहीं है। ये 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक होता है। 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक होता है। किसे इफेक्ट करता है ये लंग्स को छोड़ के पूरे नेजल से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक को, लेकिन लंग्स को नहीं इफेक्ट करता है ना। लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। कैसे फैलता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। आपने छींका, भले ही आपने यहां छींका हो, एक तरीका यह है रुमाल रखिए, आप अपनी स्नीजिंग के जो ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें फैलने मत दीजिए। हैं? अब भारत जैसे देश में आप नेहरू मार्केट में जा रहे हैं अपनी स्कूटी पे, हैं? जहां पे दूसरा यहीं खड़ा है और आप स्कूटी पे यूं, और उसने कर दिया उसने अपना काम। हाँ, तो आसपास का पूरा एरिया उसने भैया कवर कर दिया। उसने तो अपनी गन चला दी, है ना। और उसकी गन से पूरा का उसका बचने का क्या तरीका है? अपना एक मास्क लगा लो, कर ले भाई तू जो करना। उसका तरीका यही तो है। मास्क लगा लीजिए, इस एक्टिवा पे है तो हेलमेट लगाइए और उसकी स्क्रीन सामने कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बचेंगे। अब जैसे, अब बच्चों में क्या है देखो, सीधी सी बात है, इससे बचा नहीं जा सकता। क्यों नहीं बचा जा सकता? सपोज कीजिए जुकाम आपको है, ए बहन अपनी बुक दे दे मुझे, अपना पेन दे दे मुझे, है भैया पेन दे दे, मैं आज पेन नहीं लाया हूं। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई और आपको कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड से बचने का तो तरीका एक ही है कि भाई थोड़ा इम्यूनिटी प्रूफ चीज खाई जाए। और सर्दी का जैसे आजकल का मौसम चेंज होता है तो मास्क लगा लो और हाथ। अब इसमें क्या किया हमने कोरोना में? यही तो किया। देखो कोरोना के बचने के क्या थे भैया, हमने मास्क लगा लिया जिससे दूसरे का वायरस हम तक ना आए, हैं? कुछ चीजों को छुए नहीं, जिससे अगर छुए तो हाथ को बार बार धोएं, है ना। और पूरे दिन भर के कपड़े एक बार निकाल के गर्म पानी में डाल दें। यही तो बचाव के थे। अगर अंदर चला गया है तो गरारे कर लें, वेपर ले लें, जिससे अगर नेजल पैलेस में भी बैक्टीरिया फंसा हुआ तो टेम्परेचर से मर जाएगा। चीजों को स्टरलाइज कर दो, अगर कहीं बैठा है तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाए, वो वायरस जो है मर जाए। यही तो हम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हैं? तो यही तरीके हैं सब में, यही तरीके हैं बचने के। आप देखिए कॉमन तरीके यही है भैया बचने के। पेशेंट है उसे थोड़ा आइसोलेट कर दो। भाई अगर किसी से बीमारी लग रही है तो उसके क्या करते हैं? सबसे पहले पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, उसके कपड़े बर्तन थोड़े से अलग रखते हैं, है ना। चलिए उसके पोछा वोछा खूब अच्छी तरह से लग रहा है वहां पर। दूसरा क्या कर रहे हैं? अपने आप को बचा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। आंख से ना चला जाए तो गूगल हमने गॉगल्स चढ़ा लिए अपने ऊपर, है। दस्ताने पहन लिए, दस्ताने नहीं पहन रहे तो हैंड्स को बार बार वॉश कर रहे हैं। डॉक्टर तो क्या था, पूरी वो थी उनकी कपड़े, वो कपड़े एक बार यूज किए और खिलाने में डाल दिए, भाई जलाओ इन्हें। ठीक, नए कपड़े आ रहे हैं, पूरे की पूरे वो करके पूरा का पूरा स्क्रीन कवर होके वो जा रहे हैं पेशेंट, और फिर सारे हम काम कर रहे हैं। तो यही तो तरीके रह जाते हैं भाई बचने के, और यही तरीके हर जगह। तो अब क्लास में तो इतना नहीं कर सकते हम, कॉमन कोल्ड है तो क्या कर सकते हैं भैया, मुंह ढक लो अपना थोड़ा सा, है ना। खाने पीने में जा रहे हैं तो ध्यान रखो कि हाँ हाथ लगा रहे हैं, उसकी चीज भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, नाक तक ना ले जाओ उसको, क्योंकि यहाँ आएगा तो गड़बड़ करेगा। उससे पहले अपने हाथ धो लीजिए, हैंड वॉश कर, इसलिए आपको कहते हैं कि भाई खाने से पहले क्या करने चाहिए, हाथ धो लेने चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए। आज का युवा नहीं करता। सबसे ज्यादा लापरवाह कौन होता है? युवा। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। टाइम उसकी इम्यूनिटी ज्यादा, उसे अपने से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा होता है, लेकिन करना चाहिए। ठीक, तो भैया कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला। और कौन से रोग हैं जो वायरस से होते हैं? जानते हैं आपकी बॉडी में कौन कौन से रोग हैं जो वायरस से होते हैं? डेंगू और
इन्फ्लुएंजा और पोलियो, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, कौन? हेपेटाइटिस और एड्स। और कौन है? एड्स। ये फैटल डिजीज है भैया कुछ। हर्पीज, क्या है? हर्पीज। एक हमने कहा था बार्ट, जब हमने डिजीज पढ़ाई थी ना आपको, तो बार्ट वो भी हर्पीज वायरस से होने वाले रोग हैं। तो बहुत सारे रोग हैं जो वायरस से होते हैं आपकी बॉडी में, है? वायरस करता है। कोरोना आपने देखा अभी ताजा ताजा, पूरी महामारी के रूप में फैला कोरोना। किससे होने वाला रोग था? चिकनगुनिया किससे होने वाला रोग है? वायरस। ये वायरस से फैलने वाले रोग है। हाँ, इनमें वेक्टर हो जाता है, कुछ में वेक्टर होता है, कुछ में वेक्टर नहीं। जैसे डेंगी है, डेंगी में कौन है? एक वेक्टर आ गया। कौन है वेक्टर डेंगी का? एडीज मॉस्किटो। कौन है? एडीज मॉस्किटो। और चिकनगुनिया का? चिकनगुनिया का वेक्टर कौन सा मच्छर है? बताओ, चिकनगुनिया का वेक्टर कौन सा मॉस्किटो होता है? अब फैला ना चिकनगुनिया। अरे पूरे शहर को ले लिया कवर में भैया चिकनगुनिया ने। लिया था नहीं? हम भी इफेक्टेड थे। 2 महीने तक हमारे भी हाथ पैर ऐसे रहे जैसे कि बस किसी ने पिटाई करके बिठा दिया हो, है ना? और भैया इतनी बुरी तरह से तो पुलिस वाले भी नहीं मारते। जैसे जैसे इस वायरस ने फेल दिया है, मतलब ज्वाइंट टू ज्वाइंट, छोटा ज्वाइंट है ना वो भी। और अजीब तरह का वायरस है। आराम करो तो असर दिखता है, काम करते रहो तो कम दिखता है ना? और जहां आराम के लिए कपड़े में गए तो वायरस के इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो भैया कि कौन से मॉस्किटो से हो आप जानते हो? ये भी एडीज ही है। इसका भी कौन है? एडीज ही था। इसका भी वेक्टर कौन था बेटा? एडीज मॉस्किटो ही था। ठीक है। अब हाँ, वेक्टर होते हैं कुछ में क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। बिना वेक्टर के काम नहीं चलता, उन्हें दो दो वेक्टर चाहिए, दो दो होस्ट चाहिए। एक एक होस्ट एज ए वेक्टर काम करता है और एक होस्ट में वो अपना इफेक्ट दिखा देते हैं, एक होस्ट में अपना इफेक्ट दिखा देते हैं। मुझे ये जितने भी पैरासाइट्स होते हैं ना, इनमें खास बात होती है क्या? कि भैया ये जिसकी बॉडी में जाते हैं ना, उसकी बॉडी से अडेप्ट हो जाते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर अपना लेते हैं। अब जैसे ना, और उसके वातावरण में रहना शुरू कर देते हैं। जैसे जो गट में रहेगा, आपके एलिमेंट्री कैनाल में रहेगा, तो उसे सारे डाइजेस्टिव जूस से भी बचना है। किससे बचना है? डाइजेस्टिव जूसेस जो काम करते हैं उनसे भी बचते हैं वो, उनके अडोप्ट हो जाते हैं। एसिड्स, एसिड मीडिया है, एल्कली मीडिया है, उससे भी इफेक्ट होके काम करते हैं। तो अलग अलग, इसलिए तो टाइफाइड का बैक्टीरिया कहाँ आके बैठा? इंटेस्टाइन में, क्योंकि मीडिया क्या है? एल्कली है। मीडिया क्या है? स्टमक में कैसा था? एसिडिक। तो वहां नहीं जमा वो, वहां बैठा आके इंटेस्टाइन में आके जमा, यहाँ एल्कली मीडिया शुरू हो जाता है। वहां से बचा तो वहां आता है वापस, स्टमक में नहीं जाता, स्टमक को इफेक्ट कर रहा। तो ये एडोप्ट हो जाते हैं बेटा। तो वायरस से होने वाले रोग हैं भाई, है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स। मीजल्स, मम्स। मीजल्स क्या होते हैं? मीजल्स कहते हैं खसरे को। क्या कहते हैं? खसरे को। और मीजल्स में आपकी जो सेल्स है ना, जो क्या, जो आपकी इम्यून सेल होती हैं, जो इसे प्रोटेक्ट, उसे इफेक्ट करता है। और मम्स में किसे करता है? लिम्फोइड टिश्यू को मम्स हो जाते। पैरोटिड, पैरोटिड जो है ना लिम्फ ऑर्गन है, यहाँ पे हप्पू फूल गए इसके, तो हप्पू फूलना कहते हैं ना, मम्स हो गए इसे, है वो मम्स हो गए। आपकी लिम्फोइड टिश्यू को इफेक्ट करता है, लिम्फोइड टिश्यू को इफेक्ट करता है, मम्स को, मीजल्स को। स्मॉल पॉक्स, है ना, वायरस से होने वाला रोग है। अब हमने इरेडिकेट कर दिया, स्मॉल पॉक्स भी इरेडिकेट कर दिया। पहले तो, वरना आपने देखा पुराने लोग मुंह पे चांद बने रहते थे छोटे छोटे, देखे हैं तुमने? वो ऐसे ऐसे चेहरे देखे नहीं देखे तुमने? कितने बच्चों ने देखे हैं? अरे भैया
हमने देखे हैं, हमारे से पूछो, है ना। मतलब कि पूरी कम्युनिटी में 8-10 लोग ऐसे होते थे जिसका पूरा चेहरा मतलब वो बच गया स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स से क्या हो गया, वो हुई उसे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो जिंदा बच गया। पूरे चेहरे पे छोटे छोटे दाने 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 दाने, पूरा चेहरा छपा हुआ है ना। ऐसा बुरा हाल हो जाता। वायरस से होने वाला रोग हर्पीज। हर्पीज तो अब भी चलता है ना। जिसे वायरस, जिसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता उसे हर्पीज सर कर जाता है। बहुत कमर वगैरह पे ज्यादा होता है, बड़ा दर्द होता है भैया, छोटे दाने पड़ जाते हैं, है ना, हर्पीज हो जाता है। तो वायरस से होने वाले लोग। एड्स के बारे में तो खैर पूरा पढ़ेंगे आप, डिटेल है एड्स के तो बारे में, है ना, HIV वायरस से होने वाला रोग। तो भैया वायरस से होने वाले ये रोग हैं। तो समझ में आया, कौन कौन से रोग समझ में आया आपको। टाइफाइड आया समझ में, है, टाइफाइड आया, TB आई, निमोनिया आया, प्लेग आया, फिटनेस आया, कॉमन कोल्ड आया, आया कॉमन कोल्ड भी समझ में, है ना। डेंगू के बारे में हमने हल्का सा जिक्र किया कि वायरस से होने वाला रोग है। चिकनगुनिया के बारे में हमने जिक्र किया कि ये भी वायरस से होने वाले रोग है। ठीक है, तो भैया वायरस विषाणु जनित रोग भी खतरनाक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रोग खतरनाक नहीं। आइए कहाँ से आ रहे हो, थोड़ा जल्दी चला कर, हैं, कपड़े पहन के चला कर। धुंध की प्रॉब्लम तो रहती है ना, धुंध की प्रॉब्लम तो रहती है। चलिए भाई, WHO की डेफिनेशन के अनुसार किस कौन कौन सी हेल्थ होनी चाहिए हमें, फिजिकली, मेंटली एंड सोशल। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्थ। ब्लैक बाइल का क्या कॉन्सेप्ट था, ब्लैक बाइल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बाइल, क्या था। जिन लोगों का बाइल क्या होता है, ब्लैक होता है, ये समझा जाता था कि वो क्या, वो कैसी प्रवृत्ति के हैं, उन्हें फीवर रहता है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है ना। और फिर कैसे दूर हुआ ये, जब हमने ब्लड सर्कुलेशन को भी देख लिया और थर्मामीटर का भी आविष्कार हो गया, तो देखा गया कि भैया कुछ नहीं होता, दोनों का क्या है, बराबर ही रहता है, कुछ ज्यादा, है ना, ऐसा नहीं है कि इनका बहुत ज्यादा रहता है। तो उससे उस मिथक को दूर किया गया और फिर हम आधुनिक स्वास्थ्य की ओर चले, आधुनिक स्वास्थ्य की ओर चले। तो ये चीजें बच्चों आपने आज पढ़ी हैं, कल हम और बीमारियां करेंगे, इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को जानेंगे, है ना। कुछ और बीमारियां जो प्रोटोजोन्स के द्वारा हो रही हैं, एलिमेंट्स के द्वारा हो रही हैं, फंजाई के द्वारा हो रही हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। क्लियर, हमने टेस्ट भी तो बोल रखा है ना आपको। तैयारी करके आए। अच्छा, आज आप सोचे सर लेंगे टेस्ट, आज मैंने बच्चे देख लिए थे, बहुत थोड़े से थे, इसी दिन बच्चे मुझे ज्यादा तो नहीं, ऐसे तो नहीं। तुरंत लो भाई टेस्ट पेपर। टेस्ट ले नहीं आए बच्चे। अच्छा, पता है कि मैं जब भी आऊंगा अगली बार टेस्ट होगा, टेस्ट तो होगा। इसलिए बच्चे नहीं आए, उनको पता था आज इसलिए धुंध आज ज्यादा थी। ठीक है, हम टेस्ट लेंगे, लेकिन सरप्राइज। अरे भाई पढ़ा दिया तुम्हें, फिर भी टेस्ट से डरते हो, हैं? काहे डरते हो टेस्ट से, जब आपको पढ़ा दी गई कोई चीज और आपने पढ़ ली अच्छी तरह से। कितने लेसन है,
4 लेसन है। कौन कौन से हैं? 2 बायोटेक के, 2 रिप्रोडक्शन। फिर भी प्रशांत है। ऐसे चेंज कर दो, दिन ज्यादा होगा दिन ले लो। तुमने आज कहाँ ले रहे हैं? दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खड़ा जो हो गया आइकन देखो। चलो ठीक है, थैंक यू है। देखो बच्चों, याद करते रहो, अपने उद्देश्य को मत भूलो, अपने टारगेट को मत भूलो, है ना। याद रखो कि आपका जन्म जो है ना, एक डॉक्टर बनने के लिए हुआ है। आप इस पृथ्वी पर एक डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, दूसरे लोगों का भला करने के लिए उत्पन्न हुए हैं ना। तो मेहनत करो, कर रहे हो आप लोग, और ज्यादा मेहनत करो। और है ना, बायोलॉजी में तो ऐसे जो डर रहा है, तो मैं क्या कहूं उसके बारे में, कोई शब्द नहीं आ रहे हैं मुझे, जो डर रहा है ना। अपने आप को, अपनी नॉलेज को बताओ लोगों को कि हमें इतनी नॉलेज और इतनी हमें मेहनत करनी, उसमें डरना कैसा है ना। चलिए थैंक यू, पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, है ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। और युवा हो, मेहनत करने से मत घबराइए। आपका जो दिमाग है ना, इस स्टेज में है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं आएगा वापस। सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट काम कर रहा है, तो इसका पूरा फायदा लो बेटा। आप क्या सोचते हैं कि हमारा दिमाग आपसे ज्यादा काम करता है? नहीं, हमारी एफिशिएंसी 50% रहेगी, जो हम जब हम आपकी उम्र में थे और पढ़ते थे, उससे अब हमारी एफिशिएंसी कितनी है? 50% है, पहले और अब में। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो आपकी एज है, इसमें आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, क्योंकि सेल्स नहीं हुए हैं, सब में नया प्रोटोप्लाज्म है ना। पूरी तेजी के साथ इतना जितना आप पढ़ लोगे, वही फायदे में रहेगा। हमेशा युवा ही बदलते हैं दिशा और देश को, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए उसका ध्यान रखो और पढ़ो, और अपने उद्देश्य को कभी मत भूलो कि भाई हम यहाँ किस उद्देश्य के लिए आए हैं और क्या हमें करना है। अगर ये नहीं तो फिर क्या करोगे? अगर ये नहीं कर पाए तो फिर क्या करोगे, ये भी सोचो जरूर। इसलिए पहले ही लगे रहो भैया इस पे, है ना, बढ़िया तरह से पकड़ के रखो। थैंक यू। अभी मानी होगा ये बात से ये तो चला गया ये होगा ले भी लेंगे हमारे को क्या करेगा वो आ रहा ना